वो आप निकाल लें एंड डेट इज ऑन पेज नंबर 472। पेज 472 पे पॉइंट 8 अवेलेबल है। अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि हमने रिटर्न कब तक जमा करवानी होती है? 15 तारीख तक। लेकिन सवाल ये यहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर आप रिटर्न 18 को भी जमा करवा दो तो खैर है। ये तो अजीब सी बात है। हमने पढ़ा था कि रिटर्न जमा करवानी होती है 15 तक, और ये पॉइंट कह रहे हैं अगर आप 18 को भी रिटर्न जमा करवा दो तो खैर है। तो इसके पीछे हिकमत क्या है कि रिटर्न आपने 15 को जमा करवानी है या 18 को जमा करवानी है? तो उस हिकमत का जवाब ये है भाईजान कि असल में टैक्स पेयर ने ना टैक्स पे करना होता है 15 तक, 15th तक। अगर वो रिटर्न 18th को भी जमा करवा दे तो एक्सेप्टेबल है। अब सवाल ये राइज होता है कि आप टैक्स पे ही नहीं कर सकते जब तक आपने रिटर्न बनाई ही नहीं है। तो आप रिटर्न, अब जरा स्टेप सुनिएगा, आप 15 की शाम को 4 बजे तक रिटर्न बना लेंगे। जब आपने रिटर्न बना ली तो 4:30 बजे बैंक में गए। बैंक में जाके आपने नेशनल बैंक में पैसे जमा करवाए। जब नेशनल बैंक में पैसे जमा करवाए तो बैंक ने कहा भाईजान अभी बहुत रश लगा हुआ है, तो अभी आप एक कच्ची रसीद ले लें। कच्ची रसीद ले लें। आपको पक्की रसीद इंशाल्लाह जो है ना 1-2 दिन में हम दे देते हैं, आप आ जाइएगा। अब एफबीआर वाले कह रहे हैं कोई परेशानी की बात नहीं, आपने टैक्स हमें जमा करा दिया 15 को, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप अब रिटर्न चाहे 16 को लेके आए, 17 को लेके आए, वो आपकी मर्जी है, रिलैक्स रहें, आप बस ले आइएगा रिटर्न 16-17 तक। मैक्सिमम 18 तक इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न हम अपलोड कर देते हैं, क्योंकि रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली जमा करवानी होती है और टैक्स मैनुअली पे करना होता है। तो ये यहां लिखा हुआ है इन केस वेयर ड्यू डेट इज 15, जहां पे ड्यू डेट 15 है रिटर्न की, जो जैसे कि हर जगह ही 15 है, आपको पता है, हम पढ़ते आए हैं। द टैक्स शैल बी डिपॉजिटेड बाय 15, टैक्स जमा कराने कब तक, एंड रिटर्न शैल बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय 18th ऑफ सेम मंथ। तो लिखें बैंक रसीद देने में 2-3 दिन लगा सकता है। बैंक टैक्स की रसीद देने में 2-3 दिन लगा सकते हैं। आमतौर पे कच्ची रसीद तो मिल ही जाती है, पक्की रसीद बैंक पक्की रसीद देने में 2-3 दिन लगा देता है। अच्छा भाई, बैंक पक्की रसीद देने में 2-3 दिन लगा देते हैं। इस बात को आईकैप ने इतना सीरियस ले लिया हुआ है कि आपका भी सवाल आए ना कि रिटर्न कब जमा करवानी है, तो आईकैप का जवाब होता है 18 को। तो इसलिए आज के बाद फिर मैं अपने भी अल्फाज वापस लेता हूं। आज के बाद अगर पेपर में सवाल आएगा कि रिटर्न कब तक जमा करवानी है, तो जनवरी के रिटर्न 18 फरवरी तक जमा करानी है, लेकिन टैक्स तो 15 फरवरी को ही जमा करवाना। अच्छा, पेज 467, पेज 467। अच्छा भाई, अब तसल्ली से 1-2 मिनट आपने बात सुननी है, फिर मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं। टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन। एक साहब जो कि ये सारी बात मैंने आपसे सुननी भी है। एक साहब जो कि मैन्युफैक्चरर के तौर पे कारोबार शुरू कर रहे हैं, वो क्या करें भाई? पहले मेरी बात सुनो। एक साहब जो मैन्युफैक्चरर के तौर पे कारोबार शुरू करने लगे हैं, वो क्या करें? वो एक लिस्ट बनाएं कि मैं कौन कौन सी मशीन इंपोर्ट करने लगा हूं। वो एक लिस्ट बनाएं, मैं कौन कौन सी मशीन इंपोर्ट करने लगा हूं। वो लिस्ट बनाकर गुड डिक्लेरेशन बनाएं, यानी वही लिस्ट को कॉपी करके गुड डिक्लेरेशन बना दें। गुड डिक्लेरेशन का मतलब है कि आप डिक्लेयर करें एफबीआर वालों को मैं कौन कौन सी चीज इंपोर्ट करने लगा हूं। तो अपने एंड पे आप एक लिस्ट ऑफ मशीन बनाएं जो मैं बाहर के मुल्क से मंगवाने लगा हूं, और उसको गुड डिक्लेरेशन वाले सफे पे डाल दें उस लिस्ट को, और वो गुड डिक्लेरेशन जाके हुकूमत के खजाने में जमा करवा दें। तो आपको बीइंग अ मैन्युफैक्चरर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। आपको बीइंग अ मैन्युफैक्चरर एक कौन सी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी? टेम्परेरी। टेम्परेरी से मुराद है कि आपको आर्जी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। अब आप प्लांट वगैरह इंपोर्ट जल्दी जल्दी करना शुरू करें, लेकिन एक शर्त है इस सारे प्रोसेस में कि आपने जब टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिलेगी, आपने उससे पहले पहले हुकूमत को प्लांट की इंपोर्ट पर जो टैक्स बनता होगा उसका एक अगली डेट का चेक बना के देना है। अगली डेट का चेक का ये मतलब है कि प्लांट अभी तो मंगवाने की नियत की आपने, अभी पहुंचा तो नहीं, तो जब पहुंचेगा तभी हुकूमत आपसे टैक्स मांगेगी। जैसे इंजन इंपोर्ट करने पे टैक्स होता था, तो अगली डेट का, इसे कहते हैं पोस्ट डेट, अगली डेट का एक चेक बना के देते हैं। जैसे आप राइस वालों को सीएफ फाइनल का चेक बना के देते हैं, इसे कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, कि अगली डेट का चेक बना के दे दें। तो आप टैक्स वालों को अगली डेट का चेक बना के कर दें, तो टैक्स वाले आपको आर्जी तौर पे क्या कर देंगे? 72 घंटे में रजिस्टर कर देंगे, यानी आपकी रिक्वेस्ट के बाद 72 आवर्स में आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा। और अब आप, ये तो है ना 72 घंटे में रजिस्टर किया जाएगा। अब सवाल ये है किया कितने दिन में जाएगा, किया कितने दिन में जाएगा? तो उसका जवाब ये है किया कितने दिन के लिए जाएगा, तो उसका जवाब ये है कि 60 दिनों के लिए आपको आर्जी तौर पर रजिस्टर कर दिया जाएगा। जैसे आप इंटरनेट वालों को कहते हैं भाईजान ये आप जल्दी से जरा मेरा इंटरनेट सही कर दें, कहते हैं 5 मिनट में सही कर दिया जाएगा। आप फिर पूछते हैं किया कितने अरसे के लिए सही जाएगा, कहते हैं महीने के लिए सही किया जाएगा, बाद में फिर दोबारा तारों में कोई मसला पड़ा हुआ है, बाकी बाद में देखेंगे। तो सवाल ये है कितने दिनों में रजिस्टर किया जाएगा? 72 घंटे में, 72 आवर्स में, 3 दिनों में। और कितने दिनों के लिए रजिस्टर किया जाएगा? वो 60 दिनों के लिए रजिस्टर किया जाएगा। अब आप
इन 60 दिनों में रिटर्न जमा करवाएंगे, इन 60 दिनों में रिटर्न जमा कराएंगे, 2 महीने बीच में आएंगे, तो इन 2 महीने की आपके ऊपर रिटर्न जमा कराना बाइंडिंग है। लेकिन प्लांट अभी रास्ते में है, प्लांट इंपोर्ट हो रहा है, तो प्लांट आपका रास्ते में है, इन 60 दिनों के अंदर यू विल फाइल रिटर्न, आप अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे। लेकिन इन 2 महीने में आपकी खरीद क्या होगी? आपने क्या खरीदा होगा? आपने तो प्लांट अभी पहुंचा ही नहीं, तो शायद आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया हो। आपको पता चला हो आपने जो है एसी बनाने हैं, तो आपने उसके लिए प्लास्टिक, आपने उसके लिए रबड़, आपने उसके लिए तारें, ये चीजें रॉ मटेरियल खरीद के रख लिया हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो 2 महीने के लिए आपने अपने आप को आरजी रजिस्टर करवाया है, इस 2 महीने में जो आप रिटर्न जमा करवाएंगे तो सिर्फ आपका इनपुट होगा, क्योंकि आप परचेज किए जा रहे हैं, अभी प्लांट नहीं आया, रॉ मटेरियल स्टोर किए जा रहे हैं, तो इनपुट आपको रिफंड नहीं मिलेगा, बल्कि इनपुट आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और 2 महीने के एंड पे अच्छा खासी परचेजेस आपकी जमा हो जाएंगी, यानी अच्छा खासा रॉ मटेरियल जमा हो जाएगा। वो जो रॉ मटेरियल जमा हुआ करेगा 2 महीने के एंड पे, वो सारी परचेजेस का नाम इनपुट होगा, वो सारा इनपुट कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा और 2 महीने के एंड पे जाके कैमुलेट हो जाएगा। और जब आप फिर रिटर्न बनाना सही वाली शुरू करेंगे, जब मिसाल के तौर पर जनवरी फरवरी में आप आरजी रजिस्टर थे, मार्च से आप सही वाले रजिस्टर हो गए, अब जब आप चीजें बेचना शुरू करेंगे तो पुराने इनपुट माइनस होना शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा इन द केस ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। अब आप पूछेंगे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का फायदा क्या है इस बंदे को? भाई फायदा कोई खास नहीं है, और यहाँ लॉ में तो वैसे ही फायदा नहीं लिखा हुआ। फायदा असल में ये होता है कई दफा पक्की रजिस्ट्रेशन में ना हुकूमत बड़ा तंग करती है, तो जिसने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करा ली हो ना, उसको पक्की रजिस्ट्रेशन ज़रा जल्दी मिल जाती है और फिर बाकी उसके मसले मसाइल नहीं होते और कारोबार स्मूथली चलता रहता है। तो फायदा क्या है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का? यहाँ नहीं लिखा हुआ कुछ। अगर एक मैन्युफैक्चरर जमा करा दे एप्लीकेशन फॉर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन एज अ मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर के तौर पे जमा करवा दे अपनी एप्लीकेशन, अभी इसको ब्रैकेट में ले लें, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल बी अलाउड टू हिम। तो अगर आप एप्लीकेशन जमा करें तो कौन सी रजिस्ट्रेशन फिलहाल मिलेगी, कितने अरसे के लिए मिलेगी? इसके लिए 2 शर्तें हैं। आपने लिस्ट ऑफ मशीनरी इंपोर्टेड या टू बी इंपोर्टेड जमा करानी है। अगली रो में आ जाए ना, जल्दी अभी बैठे। आपने लिस्ट ऑफ मशीनरी इंपोर्टेड जमा करवानी है या टू बी इंपोर्टेड? तो लिस्ट ऑफ मशीनरी टू बी इंपोर्टेड जमा करवा दें अलॉन्ग विद बिल ऑफ लेडिंग और गुड डिक्लेरेशन। ये एक ही चीज है, हुकूमत को आप बताते हैं मैं कौन कौन सी चीजें मंगवा रहा हूं, और रजिस्ट्रेशन आपको इशू कर दी जाएगी कितने घंटे के अंदर? 72 घंटे के अंदर आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा। आपने करना क्या है? द पर्सन शैल नाउ इंपोर्ट प्लांट मशीनरी एंड रॉ मटेरियल। अब आप जल्दी जल्दी प्लांट मशीनरी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें एज अ मैन्युफैक्चरर इफ ही सबमिट टू द कस्टम अथॉरिटीज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ टैक्सेस। अगर आप अगली डेट का चेक डाल के दे दें तो आपको आर्जी तौर पर रजिस्टर किया जाएगा। अ पर्सन शैल होल्डिंग टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल फाइल मंथली रिटर्न। भाईजान जिस तरह से मैं चल रहा हूं ऊपर देखें, अ पर्सन होल्डिंग टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल फाइल मंथली रिटर्न। क्या आप 60 दिनों में आरजी रिटर्न जमा करवाएंगे मंथली? जी बिल्कुल, रिटर्न जरूर जमा करवाएंगे, लेकिन नो सेल्स टैक्स रिफंड शैल बी पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आरजी। ऊपर देखें भाईजान, मैं अपनी तरतीब से चल रहा हूं, लॉ मेकर की तरतीब कोई और है। नो सेल्स टैक्स रिफंड शैल बी पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ये जो 2 महीने इनपुट आपको रिफंड नहीं होगा कोई। क्यों नहीं रिफंड होगा? अभी आपने सेल ही शुरू नहीं की। एंड इनपुट मे बी टू हिज रिटर्न फॉर सब्सीक्वेंट टैक्स मंथ्स। तो मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने आप को आरजी रजिस्टर करवाया है कितने 60 दिन, अगर आपने अपने आप को आरजी रजिस्टर करवाया है 60 दिनों के लिए जनवरी फरवरी के लिए, तो अब आप सब्सीक्वेंट रिटर्न मार्च से इनपुट क्लेम करना शुरू कर देंगे। लिख लो, अभी नोट कर लो, अच्छा हो जाएगा। देखो साथ साथ चलो क्लास। अच्छा जी, अब ये सारी बात पहले मुझे ज़बानी बता दें। अगर एक बंदा अपने आप को आरजी रजिस्टर करवाना चाहता है तो वो एक एप्लीकेशन दे दे आरजी रजिस्टर करवाने के लिए। उसको कितने दिनों के लिए रजिस्टर कर दिया जाएगा? 60 दिनों के लिए। इसके लिए 2 शर्तें हैं। एक तो आपने जो है वो लिस्ट ऑफ मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड, यानी एक लिस्ट जमा करवानी है जिसे गुड डिक्लेरेशन और बिल ऑफ लेडिंग भी कह सकते हैं आप, वो जमा करवानी है, और एक पोस्ट डेटेड चेक जमा करवाना है। जब आप ये चीजें जमा करवा देंगे तो सिस्टम आपको कितने दिनों में रजिस्टर कर देगा? 72 आवर्स में 60 दिनों के लिए रजिस्टर कर देगा। नाउ यू विल इंपोर्ट प्लांट मशीनरी। अब आप प्लांट मशीनरी इंपोर्ट करेंगे, लेकिन इस 60 दिनों में आप रिटर्न जमा करवाएंगे, लेकिन आपका इनपुट रिफंड नहीं होगा, लेकिन कैरी फॉरवर्ड तो होता रहेगा। और जाहिर बात है भाई, अभी आपने रिटर्न तो अभी आपने मशीनें तो लगाई नहीं होंगी। ये सारा कुछ हो रहा है विदाउट इंस्टॉलिंग मशीनरी, ये सारा कुछ हो रहा है विदाउट इंस्टॉलिंग मशीनरी, क्योंकि अभी तो आपकी मशीन आई नहीं। Where a manufacturer file application for sales tax registration as manufacturer without installing machine, RG registration shall be allowed to him for a period of 60 days. अगर वो जमा करा दे लिस्ट ऑफ मशीनरी टू बी इंपोर्टेड, अगर वो जमा करा दे लिस्ट ऑफ मशीनरी इंपोर्टेड या लिस्ट ऑफ मशीनरी टू बी इंपोर्टेड along with bill of lading or good declaration, the RG registration shall be issued by computer system within 72 hours. अब आप क्या करें यार, जल्दी जल्दी से। The person shall now import plant and raw material if he submit to the custom authorities a post dated check. तो मोहतरम RG रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 2 शराइत हैं। एक शर्त तो ये है आपने एक पोस्ट डेटेड चेक जमा कराना है, और दूसरी शर्त ये है आपने फर्निश करनी है कंप्लीट लिस्ट ऑफ मशीनरी टू बी इंपोर्टेड। तो ये पहली शर्त हो गई आरजी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और ये दूसरी शर्त हो गई। यानी एक आपने फर्निश करनी है चीज, एक आपने सबमिट करना है।
तो ये दो चीजें हैं, जब आप पूरी कर देंगे तो आपको 6 महीने के लिए रजिस्टर कर दिया जाएगा 72 घंटे के अंदर अंदर। अच्छा, क्या मैंने रिटर्न जमा करानी है इन 60 दिनों में? जी भाई, रिटर्न जमा करवानी है आपने इन 60 दिनों में। लेकिन रिटर्न जमा करवाऊंगा, मेरी तो सेल हो ही नहीं रही, तो आपको सेल्स टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे आप जनवरी के रिटर्न जमा करवाएंगे तो आउटपुट आपका होगा 0, इनपुट आपका होगा 7, तो ये 7 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, रिफंड नहीं होगा। नो सेल्स टैक्स, पता नहीं लिखते क्यों नहीं, देखने आए होते हैं, मेरा भी दिल जाता है कभी, काश हम ऐसे पढ़ते हैं कभी जिंदगी में। नो सेल्स टैक्स रिफंड शैल बी पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन एंड इनपुट में बी कैरिड फॉरवर्ड टू हिज रिटर्न फॉर द सब्सिक्वेंट टैक्स मंथ्स, और इनपुट को अगले महीनों में कैरी फॉरवर्ड कर लो। अच्छा जी, अगर आप अब एक जुर्म है और उसकी सजा है, पॉइंट 4, अगर आप 60 दिनों में मशीनें इंस्टॉल ना कर सके तो आपको 2 सजाएं मिलेगी। आपका चेक इन कैश हो जाएगा और आपकी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। अब चेक इन कैश का मतलब ये नहीं कि उसके साथ ज्यादती होगी है, अब मशीनें इंशाल्लाह कुछ दिनों में आ जाएंगी, 60 दिनों से लेट आ जाएंगी, तो अब आपको दोबारा टैक्स जमा नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 60 दिनों में मशीनें ना इंस्टॉल कर सके क्योंकि 2-4-10 दिन डिलीवरी लेट होगी, तो आपको 2 सजाएं मिलेंगी। नंबर 1, चेक इन कैश हो जाएगा, यानी टैक्स जो बनता था वो हुकूमत के पास चला जाएगा आपका। मिसाल के तौर पे ₹1,00,000 का प्लान था तो 17,000 हुकूमत अब ले लेगी आपसे। चेक इन कैश हो जाएगा और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन आपकी क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। इफ लिस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड, ऊपर लिखा हुआ था टू बी इंपोर्टेड, इधर लिखा हुआ लिस्ट ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी इंस्टॉल्ड की लिस्ट कब जमा करा सकेंगे? जब इंस्टॉल हो जाएगी, उससे पहले तो जमा नहीं करा सकेंगे। तो मैं वही बात करता था ना कि 60 दिनों में अगर आप इंस्टॉलेशन ना कर सके तो क्या सजा मिलेगी। इफ लिस्ट ऑफ मशीनरी, ये फर्क है ना दोनों में, देखें इधर क्या लिखा हुआ था, मशीनरी टू बी इंपोर्टेड, और इधर लिखा हुआ है मशीनरी इंस्टॉल्ड। इफ लिस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड इज नॉट सबमिटेड इन 60 डेज, तो ये तो जुर्म हो गया आपका। सजा इसकी क्या है? 2। नंबर 1, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल बी डिसेबल्ड एंड पोस्ट डेटेड चेक शैल बी इनकैश्ड। चेक इन कैश हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन डिसेबल हो जाएगी। डन। अच्छा, जब तक मशीनरी ना आए 60 दिनों तक, तो क्या ये बंदा सेल कर सकता है? सेल क्यों नहीं कर सकता? अभी मशीन नहीं आई, रॉ मटेरियल मशीन में डालेगा तो चीज बनेगी, तो फिर इसकी सेल करेगा ना। क्या ये सेल कर सकता है? लॉ मेकर कहता है ये सेल कर सकता है। रॉ मटेरियल भी तो सेल कर सकता है। रॉ मटेरियल वो प्लास्टिक किसी और को बेच दे, वो जो है वायरें किसी और को बेच दे, क्या ये सेल कर सकता है? कहते हैं अगर तुम सेल करने लग गए ना तो फिर तो तुम मैन्युफैक्चरर ही नहीं हो, तुम तो ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हो। फिर सजा सुनो, एक और जुर्म और उसकी सजा। कहते 2 महीने में तुम रिटर्न जरूर जमा करवाओ, वो जी आया नो वेलकम, रिटर्न जरूर जमा करवाओ, but shall not issue a sales tax sale invoice, but shall not issue a sale invoice, sales tax का लास्ट बेशक ब्रैकेट में ले लें, but shall not issue a sale invoice, चीजें सेल करना मना नहीं है। वैसे क्या सेल कर सकते हैं मैक्सिमम? रॉ मटेरियल, बट आप बोल रहे हैं सेल कर सकते हो, but shall not issue a sale invoice and if such sale invoice is issued, तो आगे सजा ही होगी कोई। no input shall be admissible to his buyers, उसके बायर्स को इनपुट माइनस करने की इजाजत, यानी जिसने उससे चीज खरीदी, मिसाल के तौर पे हायर कंपनी वालों ने कहा तुमने एसी तो अभी बनाने नहीं, हमें चीजें दे दो, तो हायर वालों का इनपुट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। तो हमने ऐसे बंदे से अगर चीजें खरीदें, आरजी तौर पे रजिस्टर है, न्यूमेरिकल में भी आ सकते हैं, ऐसे बंदे से चीजें खरीदें जो आरजी तौर पे, तो फिर इनपुट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। चलें जी, बताएं बातें, याद करें सारा। अगर एक बंदा आरजी तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहता है, लेट आने वाले स्पेशलिस्ट सुने, अगर एक बंदा आरजी तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहता है तो वो ऐसा करे कि लिस्ट ऑफ मशीनरी टू बी इंपोर्टेड हुकूमत को जमा करवा दे। हुकूमत 60 दिनों के लिए आपको 72 घंटे में रजिस्टर कर देगी अगर आप पोस्ट डेटेड चेक जमा करवा दें। सारी बात होगी। अब इन 60 दिनों में आप रिटर्न जमा करवाएंगे, लेकिन इनपुट को आप रिफंड नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी बजाय इनपुट क्या होगा? ये भी हो गई। अब 2 जुर्म और उनकी सजाएं। पहला जुर्म, अगर आप मशीनरी 60 दिनों में इंस्टॉल ना कर पाए तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल और चेक इन कैश। दूसरा जुर्म, अगर आप खुदा ना खासा चीजें सेल करने लग गए तो फिर आपके बायर्स का इनपुट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। ये 2 सजाएं हैं, डिसेबल्ड, इनकैश्ड और नो इनपुट शैल बी एडमिसिबल। तो ये एक सजा इधर है, एक सजा इधर है और एक सजा इधर है। ओके, क्लियर हो गया? याद भी हो गया वैसे मेरे ख्याल से जबानी। अच्छा भाई, आप हजरात के आने का वेट किया जा रहा था, आप हजरात तशरीफ ले आए, ये आपकी मेहरबानी होगी। कॉलेज वाले आपका ये एहसान याद रखेंगे। पेज 473 पे आ जाएं। आ जाए, कुछ नहीं होता, जल्दी आ जाए पेज 473 पे।
भाई, डॉलेंस सोल्ड गुड्स टू होंडा, डॉलेंस ने होंडा को चीजें बेची, तो डॉलेंस की एंट्री करेगा डेटर डेबिट, और होंडा की एंट्री करेगी, आसान आसान सी बातें हैं लेकिन अटेंशन चाहिए होगी। डेबिट क्रेडिट नोट आज पढ़ने लगे हैं। डॉलेंस होंडा को चीजें बेचे तो डॉलेंस की एंट्री करेगा डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और होंडा की एंट्री करेगा परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। लेकिन होंडा बाद में चीजें वापस कर दे, होंडा का ये क्या एसी लगाया, शर्म नहीं आती, ये क्या एसी बेचा है, वापस ले जाओ अपना एसी, तो अब डॉलेंस भी उल्टी एंट्री करेगा, होंडा भी उल्टी एंट्री करेगा, सही है ना। तो अब बता दें अब क्या एंट्री होगी असल में, ये एंट्री करेगा सेल रिटर्न डेबिट, और ये एंट्री क्या करेगा क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, डन। तो डॉलेंस की बुक्स में भी मैं एंट्री नहीं कर रहा, मुझे पता है डॉलेंस की बुक्स में एंट्री होगी, लेकिन फिलहाल आपने मुझे सिर्फ होंडा की बुक्स में बताना था कि एंट्री क्या होगी। जी भाई, स्काई ब्लू वाले सिनेरियो की येलो वाली एंट्री सही है, पढ़ के बोले ना, तसल्ली से पढ़ के बोले। होंडा ने चीजें वापस कर दी, तो खरीदने वाली एंट्री करूं या खरीद को उल्टाने वाली? एक्सेलेंट। होंडा ने चीजें वापस कर दी, तो खरीदने वाली एंट्री करूं खरीद को उल्टाने वाली? खरीद को उल्टाने वाली। चले जी, डॉलेंस सोल्ड गुड्स टू फहीम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब असल में ये होंडा की बुक्स नहीं होंगी, अब ये फहीम की बुक्स होंगी हमारे इस वाले सिनेरियो में, लेकिन इधर मैं कोई एंट्री अभी करने नहीं लगा इसलिए इसको छोड़ें। डॉलेंस सोल्ड गुड्स टू फहीम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, पहले डॉलेंस ने किसको चीज की थी? होंडा को, होंडा तो रजिस्टर्ड था, एंड डॉलेंस सोल्ड गुड्स टू बुरा बच्चा फहीम को चीजें बेची, एंड फहीम रिटर्न द गुड्स। तो फहीम भी एंट्री करेगा परचेज उल्टाने की, उसे छोड़ें, फिर इधर मैं लिखूंगा फहीम की बुक्स, तो फहीम भी एंट्री करेगा परचेज उल्टाने की। लेकिन फिलहाल मुझे बता दें डॉलेंस सोल्ड गुड्स एंड बायर रिटर्न्ड द गुड्स, तो डॉलेंस की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी? जो सेलर था अगर उससे चीजें वापस आ गई तो क्या एंट्री बनेगी? सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट। अच्छा, अगली दो एंट्री तो बहुत ही आसान है। डॉलेंस ने चीजें बेची, पहली चीज की एंट्री नहीं पूछ रहा, हर जगह मैं दूसरी चीज की पूछूंगा। एंड लेटर ऑन इट इंक्रीज सेल प्राइस, बाद में डॉलेंस ने सेल प्राइस बढ़ा दी। डॉलेंस ने चीजें बेची, बाद में डॉलेंस ने सेल प्राइस बढ़ा दी, तो जो एंट्री सेल की है वो एंट्री सेल प्राइस की। कई दफा बिल गलत बन जाता है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 100 रुपया, बाद में ख्याल हुआ ये तो 110 रुपए का था, उसे आवाज दी भाई बन गया, उसने कहा कोई नहीं यार खैर बताएं आप कितना बिल बनता है यार, तो 10 रुपए आपने फिर और डाले सेल में, तो बताएं सेल बढ़ाने की एंट्री, इंक्रीज सेल प्राइस की एंट्री, कोई ज्यादा बता दे, इंक्रीज सेल प्राइस की एंट्री सेलर की बुक्स में डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और अगर बाद में प्राइस डिक्रीज करनी पड़ी, डिक्रीज सेल प्राइस, तो क्या एंट्री बनेगी? सेल डेबिट, सेल रिटर्न का लफ्ज छोड़ो, सेल ही बेहतर है, सेल डेबिट डेटर क्रेडिट। अच्छा, सेलर की सेल डिक्रीज करी है तो बायर की परचेज डिक्रीज करी होगी ना, जाहिर बात है। सेलर ने चीज सस्ती कर दी, दुकानदार ने चीज सस्ती कर दी, तो मैं भी खुश होऊंगा ना कि अब मुझे उसे कम पैसे देने हैं। सेलर ने सेल कम कर दी, सेल प्राइस कम कर दी, तो मैं भी खुश होऊंगा, और दुकानदार ने ब्रेड 90 रुपए से 70 रुपए की कर दी, तो बायर भी खुश होगा ना कि परचेज कम होगी मेरी। क्या बोल रहे हो आप? परचेज ज्यादा नहीं होगी। देखो दुकानदार, ब्रेड की प्राइस 90 है, दुकानदार कम करके 70 कर दे, मैं कहूंगा नहीं यार तुम्हें 90 से तुम्हें 100 दे देता हूं मैं, जाओ परचेज बढ़ा दो। सोचो, दुकानदार ब्रेड की प्राइस 90 से 70 कर दे, तो मैं भी खुश होऊंगा कि शुक्र है प्राइस 90 से 70 होगी। तो दुकानदार कोई उल्टा काम नहीं होगा, सीधा सीधा काम होगा। दुकानदार अपनी सेल प्राइस कम करेगा, मैं पैसे कम देके आ रहा हूँ, मेरी परचेज प्राइस कम हो जाएगी। तो दुकानदार सेल उल्टाने की क्या एंट्री करेगा? तो भाईजान हुई भी अभी बताइए, दुकानदार सेल कम करने की क्या एंट्री करेगा, और फिर मेरी क्या कम हो रही होगी? क्रेडिटर डेबिट परचेज क्रेडिट, मेरी परचेज कम हो रही होगी। अब मोहतरम, मैंने माना हर सिनेरियो में दूसरी जगह भी एंट्री हो सकती है और मुझे कर भी देनी चाहिए, लेकिन लॉ मेकर ने जिस तरह लॉ बनाया है उसमें उसने जिस तरह चीजों को डिस्कस किया, जिस हद तक हम उसी हद तक करेंगे, उससे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा जी, आप बताएं भाई, डॉलेंस सोल्ड गुड्स, लेकिन मुझे सोल्ड की टेंशन नहीं है, सोल्ड गुड्स टू होंडा, होंडा रिटर्न्ड गुड्स, होंडा ने चीजें वापस कर दी। बताएं जी, रिवाइज करवाएं सारा, डॉलेंस की बुक्स, होंडा की बुक्स, तो मुझे सिर्फ होंडा की बुक्स में एंट्री बता दें,
डॉलेंस ने चीजें बेची, वो तो सेलर है। बायर की बात करें, बायर ने खरीदी होंगी तो परचेज रिकॉर्ड की होगी। अब वापस आ गई होंडा के पास, तो क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। क्लियर? ये पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो, डॉलेंस ने चीजें बेची, सोल्ड गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो क्या एंट्री की होगी? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अनरजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न्ड गुड्स, वो चीजें वापस कर गया, तो डॉलेंस क्या एंट्री करे? सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट। डॉलेंस ने चीजें बेची, बाद में डॉलेंस ने प्राइस बढ़ा दी, डॉलेंस क्या एंट्री करे? बोले 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 बोले, डेटर डेबिट। डॉलेंस ने चीजें बेची, बाद में प्राइस कम कर दी, डॉलेंस क्या एंट्री करे? और ये क्या एंट्री करें? जो खरीदने की एंट्री है उसके उल्टाने की एंट्री कर दे। डन? चलें 2 मिनट दे रहा हूं, रिवाइज कर लें। आखिरी 2 कॉलम्स पे हाथ रख देना, अपना हाथ रख दें और एंट्री सोचे। दरमियान वाले 2 कॉलम्स पे हाथ रख दें। ये डेबिट क्रेडिट नोट तो भी मैंने आपको नहीं बताया ये क्या चीज है, इसको छोड़ें। हाथ रखें, अब जल्दी करें रिवाइज। इस वक्त आपकी आंखों के सामने सिर्फ ये वाला कॉलम है। कौन सा वाला? डिस्क्रिप्शन वाला। चलें जल्दी करें रिवाइज। अच्छा जी, अच्छा ये लास्ट क्लास में आपको याद है सेक्शन 7 ने पेज 481 पे क्या क्या गुल खिलाए थे? पेज 481 पे सेक्शन 7.1 हमने पढ़ा था कि पैकिंग मटेरियल आपने खरीद लिया है लेकिन अभी तक स्टॉक में पड़ा है, तो सेक्शन 7 ने कहा था कोई मसला नहीं, स्टॉक में पड़ी हुई चीजों पे भी परचेज रिकॉर्ड होने दो, खैर है। पॉइंट 2 में हमने पढ़ा था कि हमें बिल नहीं आया, चीजें आ गई हैं, तो सेक्शन 7 ने कहा था कि जब तक बिल अपने हाथ में पकड़ ना लो परचेज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पॉइंट 3 में हमने पढ़ा था कि अप्रैल की भूली हुई परचेज अगस्त में याद आ गया रिकॉर्ड करना, तो सेक्शन 7 ने कहा था कि इसमें दिन नहीं गिनते, इसमें महीने गिनते हैं। अप्रैल की भूली हुई परचेज मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त मार्च अप्रैल की भूली हुई परचेज मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक कभी भी रिकॉर्ड कर सकते, इसलिए आप रिकॉर्ड कर लो। फिर सेक्शन 73 ने कहा था कि अगर आपने क्रेडिटर को 180 दिनों में पेमेंट नहीं की तो आपको सजा मिलेगी। वो पेमेंट आपकी जो है अगर 180 दिनों में नहीं हुई तो जिस महीने में एग्जैक्ट 180th डे पूरा होगा सिर्फ उस महीने में आप सजा दे सकते हैं, उससे पहले या बाद वाले महीने में सजा नहीं दे सकते। चलें ये तो वैसे क्या नहीं 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 नहीं, बस आपने अगर आपके पेपर के न्यूमेरिकल में 180th डे पूरा हुआ तो आप उस एडजस्टमेंट को कंसीडर कीजिएगा, वरना उस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा जी, डॉलेंस होंडा को गुड्स भेजेगा, साथ एक और चीज भेजेगा, इनवॉइस। सेक्शन 23 वाली क्या भेजेगा? इनवॉइस। आपको पता है ना, दुकानदार हमें, गोरमे वाले हमें ब्रेड भी देते हैं, बिल भी देते हैं। गोरमे बेकरी वाले, होटल पे आप खाना खाने जाएं वो खाना भी देते हैं और जाते हुए कहते हैं सर खाने का बिल है, ये भी ले जाएं आप, ठीक है, हम उन्हें पैसे दे देते हैं ना। तो दुकानदार बताएं क्या चीजें देता है, सेलर क्या चीजें देता है? 2 चीजें। नंबर 1 गुड्स भी हमें देता है और चीजों का बिल भी हमें देता है। ओके, अगर डॉलेंस वालों ने होंडा को एसी बेचे हैं तो उस पर क्या लिखा होगा? डॉलेंस वालों ने अगर होंडा को एसी बेचे हैं तो उस पर डॉलेंस वालों ने क्या लिखा होगा? पेज नंबर 455 के मुताबिक डॉलेंस वालों ने अपना नाम पता लिखा होगा, होंडा का नाम पता लिखा होगा, एसी की तादाद लिखी होगी, डेट लिखी होगी, बिल की लाख रुपया लिखा होगा, 17,000 लिखा होगा, 1,17,000 लिखा होगा। तो डॉलेंस ने इस किस्म की एक सेल्स टैक्स की इनवॉइस बनाई होगी और सेल्स टैक्स की इनवॉइस बना के एसी भी भेज दिए होंगे, बिल भी भेज दिया होगा। डन? ये तो डॉलेंस ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी।
होंडा ने उधर से ट्रक वाले को कहा एसी देख के चल यूटर्न ले वापस जा। अब वही जो पहला सिनेरियो हम कर रहे हैं भाई, तो होंडा ने गुड्स क्या कर दी, रिटर्न कर दी। उसने ट्रक वाले को कहा भाईजान वापस मोड़ो तो जाओ, भी निकलो इधर से, चल चल चलो नजर ना आइंदा। और डॉलेंस को फोन करेगा तुम्हारा सामान वापस आ रहा है, ये एसी ना, एसी अपने पास ही रखो, फारक से एसी हमने लगाए हैं, गर्म हवा दे रहा है। अच्छा तो एसी अपने पास ही रखो, मोड चेंज करना भूल गए। अच्छा तो वापस रखो अपना एसी, हमें नहीं ऐसे एसी चाहिए, चलो वापस। अब कोई ना कोई सफा अगेन बनना चाहिए, कोई ना कोई सफा बनना चाहिए। अब जिस तरह इनवॉइस बनी है ना, उस तरह एक सफा बनना चाहिए भाईजान। उस सफे का नाम है डेबिट या क्रेडिट नोट। अब सवाल है कि वो सफा किसने बनाना है, उसमें जहां लॉ मेकर कहेगा वहां हम उसकी मान लेंगे, हमारे दिल में जो भी आ रहा है उसको छोड़ेंगे, जब लॉ मेकर जिसको सफा बनाने को कहेगा वो बना दिया करेगा सफा, चुप करके बस। तो ऐसी सूरत में लॉ मेकर कहता है कि भाईजान डॉलेंस आप तो रजिस्टर्ड हैं ही, लेकिन आपका बायर भी रजिस्टर्ड है, तो आपके बायर के ना कंधों पे मैं बोझ डाल देता हूं, वो जब चीजें वापस भेजे ना तो एक सफा बना के भेजे। उस सफे का नाम होंडा क्या रखे, होंडा क्रेडिटर डेबिट कर रहा है तो होंडा उस सफे का नाम रख दे डेबिट नोट। एंट्रीज करने का मकसूद यह था कि एंट्री करने से साइड याद रह जाएगी आपको। और बोले होंडा ने क्रेडिटर यानी डॉलेंस को डेबिट कर दिया अपनी बुक्स में, तो इसलिए वो कहते हैं मैंने तुम्हें डेबिट कर दिया है, और इसका मतलब है मैंने अब तुम्हें पैसे नहीं देने। क्रेडिटर डेबिट का मतलब टीचर्स ने बताया हुआ है, क्रेडिटर कम हो गया है, तो क्रेडिटर कम होने का मतलब है डेबिट। तो क्रेडिटर से बढ़ते हैं, तो वो कहते हैं क्रेडिटर मैंने कम कर दिया, यानी अब मैंने तुझे पैसे नहीं देने, बस तो रिलैक्स कर। इसका मतलब होगा मैंने तुझे पैसे नहीं देने। डेबिट नोट भेजने का मतलब ये होगा कि अब मैंने तुझे पैसे क्यों सर डेबिट नोट का मतलब क्यों होगा, और भाईजान इसलिए मतलब होगा कि होंडा कह रहा है मेरी लायबिलिटी कम हो गई है। क्रेडिटर डेबिट को क्या कहते थे टीचर, क्रेडिटर डेबिट को टीचर कहते थे क्रेडिटर डेबिट को किधर है गया यार, क्या कहते थे टीचर, बोले क्रेडिटर डेबिट को टीचर कहते थे लायबिलिटी कम हो गई है, तो लायबिलिटी कम हो गई बस। चलें जी छोड़ें यार, हमारे तो अल्लाह का शुक्र है कि लॉजिकली बात याद रह जाएगी, क्योंकि हमने भी एंट्रीज याद की हैं। तो एंट्रीज में बता दें क्रेडिटर क्या हो रहा है, डेबिट। इस एंट्री में डेटर क्रेडिट हो रहा है, इस एंट्री में डेटर डेबिट हो रहा है, इस एंट्री में डेटर क्रेडिट हो रहा है, इस एंट्री में क्रेडिटर डेबिट हो रहा है। तो हम डेबिट क्रेडिट करते हुए डेटर क्रेडिटर के लफ्ज से खेला करेंगे, ना कि परचेज सेल के लफ्ज से। तो अब जी नोट का नाम क्या पड़ गया, अब कौन किसको क्या डिस्पैच करेगा, होंडा डॉलेंस को गुड्स भी वापस भेजेगा और डेबिट नोट भी भेजेगा। अब डेबिट नोट पे क्या क्या लिखा होगा, अब ये आपने ना सारी चीजें इधर ही याद करनी है, सारी फारिग सी चीजें। वेयर आ डॉलेंस, यार हम साथ साथ लिखते थे अपने जमाने में जब पढ़े थे ना, वेयर आ डॉलेंस हैज मेड आ सेल, वेयर आ डॉलेंस हैज मेड आ, और चाचूज ए देख लो, वेयर द डॉलेंस हैज मेड आ सेल, ये वाली उत्ते वाली, वेयर द डॉलेंस हैज मेड आ सेल, पहले ऊपर वाला देखना, वेयर द डॉलेंस हैज मेड आ सेल, इसने तो चीजें भेजी थी। एंड सच सेल इज कैंसल्ड और रिटर्न्ड बाय होंडा, और लिख लो यार, एंड सच सेल इज कैंसल्ड बाय होंडा, होंडा ने कहा ये सेल मैं कैंसिल करता हूं, चल नस 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 नस, नसाने वाला कौन है, द होंडा। अब जिम्मेदारी किस पे डालने लगे, द होंडा शैल इशू, बस होंडा लायबिलिटी कम कर लेगा, डेबिट नोट का मतलब है लायबिलिटी कम कर लेगा, होंडा अपनी लायबिलिटी कम कर लेगा, क्या मैंने इसे पैसे नहीं देने। अच्छा भाई एग्जामिनर जो मेन मार्क्स देते हैं ना वो इस पॉइंट के देता है कि नोट कौन सा इशू होना है और किस ने करना है। बता दें जी, नोट किस ने इशू करना है वो तो हमने पहले ही याद कर लिया, नोट किसने इशू करना है और नोट का नाम। अब जबानी सुनाई, वेयर अ डॉलेंस हैज मेड आ एंड होंडा हैज कैंसल्ड द सेल, द होंडा शेल, अपनी लायबिलिटी कम करनी है इसने, द होंडा शेल इशू आ डेबिट नोट, क्रेडिटर डेबिट कर दें, होंडा शेल इशू आ डेबिट नोट। मेरा आप एंट्री से याद रखें ज्यादा बेहतर है, लायबिलिटी कम क्लास छोड़े पड़े यार। अब होंडा इस पे क्या क्या लिखे यार, वही चीजें जो भी बिल में पढ़ के आए हम, वही चीजें उठा के लिखते, क्या कितने एसी वापस किए हैं, वैल्यू क्या थी उनकी, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई बिल के ऊपर, बिल पे जो प्राइस है वही डेबिट नोट पे लिखी होगी ना, तो बिल पे क्या प्राइस उनकी लिखी हुई थी, बिल किसने इशू किया था यार, पहले बिल तो डॉलर्स ने इशू किया था ना। द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स यानी लाख रुपए और 17,000 भी लिखे। फॉलोइंग, अपना नाम पता होंडा लिखे, डॉलेंस का नाम पता वगैरह लिखे, और नंबर एंड डेट ऑफ ओरिजिनल बिल। ये किसकी बात हो रही है, नेम एंड डेट ऑफ ओरिजिनल बिल, ये तो इस बिल की बात हो रही है ना, इसका डेट क्या थी। रीजन फॉर इश्यूएंस ऑफ डेबिट नोट, बहुत गर्मी आ रही है इसी से, एंड सिग्नेचर एंड सील ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन इशूइंग द
नोट, हु विल इशू द नोट? होंडा, एक्सेलेंट। होंडा के साइन वगैरह होंगे इसमें। अच्छा यार मुझे ये बताएं, वैसे एक बात कर रहा हूं जनरल, जो बंदा भी नोट बनाता है या जो बंदा भी इनवॉइस बनाता है, जैसे गोरमे वाले हैं, आप ब्रेड लेने जाएं या बुंदू खान पे आप खाना खाने जाएं, ओरिजिनल बिल वो आपको दे देते हैं या ओरिजिनल बिल अपने पास रख लेते हैं? नहीं यार, अपने पास नहीं रखते, ओरिजिनल ही तो आपको देते हैं। वो जो बिल आपके हाथ में आता है ना, याद रखिएगा वो ओरिजिनल होता है। वो कई दुकानदारों ने तो एक ब्लैक कार्बन कॉपी सी लगाई होती है, तो वो कॉपी उनके पास रह जाती है, कॉपी उनके पास रह जाती है। याद रखिएगा जिंदगी में हमेशा आप किसी दरमियानी सी दुकान पे लेने चले जाए ना चीजें तो वहां पे शायद आपको कंप्यूटराइज बिल ना मिले, वहां पे आपको वो बिल बना के देगा, उसमें वो ओरिजिनल वाला बिल जिसमें उसके अपनी दुकान का नाम लिखा होगा वो बिल आपको दे देगा, और नीचे एक कार्बन कॉपी सी लगी होगी, कॉपी उसके पास एक रह जाती है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी दुकानदार आपको कोई बिल देते हैं ना, तो वो बिल ओरिजिनल आपको दे देते हैं, कॉपी अपने पास रख लेते हैं। सिमिलरली इधर डेबिट नोट बनाने वाला कौन है? द होंडा शेल प्रिपेयर डेबिट नोट। वो जो मैंने आपको हाईलाइट किया कि एग्जामिनर ये ढूंढा करेगा लाइन, द बायर शेल इशू अ डेबिट नोट। तो भाईजान भाई डेबिट नोट की ओरिजिनल कॉपी किसके पास चली जाएगी? क्योंकि ये तो बना रहा है ना, ये ओरिजिनल कॉपी बना के इसको दे देगा, और डुप्लीकेट, जैसे एक बात मैंने आपसे की नहीं थी, जो करनी भी नहीं मैंने आपसे, वो ये थी कि बिल जब बना होगा ना, तो ओरिजिनल बिल इसको आ गया होगा, और इनवॉइस जिसे मैं कह रहा हूं, और उसकी कॉपी इसने रख ली होगी। अब तो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। अब हम चीजें किसकी तरफ जा रही हैं? तो इधर जो बंदा डेबिट नोट बना के भेजेगा वो ओरिजिनल डेबिट नोट इसको दे देगा, और उसकी कॉपी अपने पास रख लेगा। तो याद रखिएगा, जो बंदा भी कॉलेज वाले जब आपको कोई रसीद बना के देते हैं ना फीस की, तो वो रसीद की ओरिजिनल रसीद आपके पास दे देते हैं और कॉपी अपने पास रख लेते हैं। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ डेबिट नोट शैल बी सेंड टू, ओरिजिनल कॉपी किसको भेज दें जी? डॉलेंस को। ओरिजिनल कॉपी डॉलेंस को भेज दें, हमने बनाई है ना, तो हम ओरिजिनल कॉपी उसे भी दे दें। हत्ता कि मैट्रिक की सनद भी, जो मैट्रिक की सनद बना के देता है वो ओरिजिनल सनद आपको दे देता है, हुकूमत वाले कॉपी अपने पास रख लेते होंगे। द ओरिजिनल कॉपी शैल बी सेंड टू सप्लायर एंड डुप्लीकेट शैल बी रिटेन फॉर रिकॉर्ड बाय होंडा। पूरी बात लिख लिया करें, कुछ नहीं होता, आज कसम खाई बिना लिखने की। तो होंडा ओरिजिनल कॉपी अपने पास नहीं रखेगा, ओरिजिनल कॉपी डॉलेंस को भेज देगा, डुप्लीकेट अपने पास रख लेगा। पॉइंट 3 पढ़ ले, इसमें क्या फर्क है? पॉइंट 3 डन। देखें जी, इधर भाईजान अगर इधर फहीम में लिख दूं, जिसकी पिछली गली के अंदर कोई दुकान है, ही इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड है जो भी है, फहीम अनरजिस्टर्ड बंदा है। इसको जब हमने एसी बेचा होगा तो क्या भेजा होगा? बिल। अब जब ये चीजें वापस करे तो बस चीजें ही वापस करे, इस पे कोई जिम्मेदारी नहीं है नोट बनाने की। अब भाईजान हम दोबारा एक नोट बनाएंगे, एरो की डायरेक्शन देखें, हम एक नोट बनाएंगे जो किसको भेजेंगे? फहीम को भेजेंगे। हम फहीम को एक नोट भेजेंगे, फहीमा और फहीम हम तुझे एक नोट भेजते हैं, जब तुझे बिल भेजा था तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट किया था, जब तुझे चीजें बेची थी तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट किया था, अब तेरे से चीजें वापस आ रही हैं तो सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट करेंगे हम। अब तो हमारे एंगल से बात होगी ना, क्योंकि अब तो फहीम पे हमने जिम्मेदारी नहीं डालनी। अब हम क्या एंट्री करेंगे? अब भाईजान हम कौन सा नोट भेजेंगे? बोले 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 सर आपको कैसे पता चला क्रेडिट नोट? भाई ये तो क्लास के शुरू में ही बता दिया था कि क्रेडिट साइड पे आ रहा है ना डेटर, तो इसलिए इस नोट का नाम क्या पड़ जाएगा? इधर क्रेडिटर डेबिट हो रहा था तो नोट का नाम, इधर क्रेडिट हो रहा था नोट का नाम, तो ये डेबिट हो रहा था, ये क्रेडिट हो रहा था, इसलिए नोट का नाम क्रेडिट नोट। डन। अब बताएं जी, पहला वाला पॉइंट रिवाइज करते हैं और तीसरा वाला। पहला और तीसरा से मुराद मेरा इस डब्बे वाला पहला और तीसरा नहीं, पहला और तीसरा से मुराद मेरा ये जो हमने भी पॉइंट 1 और 3 पढ़ा है, जिसकी ब्रॉड हेडिंग है सेल रिटर्न, जिसकी ब्रॉड हेडिंग है कैंसिलेशन। अच्छा जी, बता दें पहला पॉइंट, वेयर अ डॉलेंस हैज मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड ही हैज रिटर्न द गुड्स, ही विल इशू अ डेबिट नोट। बस अब छोटे माशाल्लाह आपको पहला सिनेरियो में याद हो गया, पहला सिनेरियो डेबिट नोट, दूसरा क्रेडिट नोट, ही शैल इशू अ डेबिट नोट। क्लियर? ये पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो, वेयर डॉलेंस हैज मेड अ सेल टू एन एंड ही हैज रिटर्न द, अब बायर पे क्यों जिम्मेदारी डालनी है यार कोई? अब बायर पे क्यों जिम्मेदारी डालनी है? नाउ द सेलर, अब अगर पेपर में भूल जाए तो चीजें बेचते हुए डेटर डेबिट किए होंगे, अब चीजें वापस आ गई तो डेटर, नाउ द सेलर शैल इशू अ क्रेडिट नोट। हाईलाइट कर लें, क्या क्या
क्या हाईलाइट कर लें, क्या 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 हाईलाइट कर लें, क्यों, क्या क्या क्या, ये जो एग्जामिनर देखेगा आपका मेन चीज, किस पे जिम्मेदारी डालनी है भाईजान? अब डॉलेंस पे जिम्मेदारी डालनी है। क्या जिम्मेदारी डालनी है? ये मेन बातें हैं आज की क्लास की। ये वाला हमारा सिनेरियो 1 था, ये सिनेरियो 2 है। डन। If the sale is being returned by a Bura buyer, the seller shall issue a providing the same particulars as mentioned above and keep the copy ओरिजिनल फहीम के पास चली जाएगी। एंड डॉलेंस, क्योंकि आप डॉलेंस बना रहे हैं ना बिल, वो जो भी सफा है डॉलेंस बना रहे हैं, डॉलेंस विल कीप अ कॉपी फॉर रिकॉर्ड। डॉलेंस अपने लिए रिकॉर्ड में कॉपी रख लेगा। ओरिजिनल किसको भेजेगा? फहीम को। ओके अच्छा, अब इसको कर ले इधर आके। ये क्या बन गया? रूल 20 का 1, बीच में 2 आया था, वो कोई और बात थी। ये रूल 20 का क्या बन गया? 3। और इन दोनों की ब्रॉड हेडिंग्स रिटर्न या कैंसिलेशन, जो भी आप पसंद करें, इन दोनों की ब्रॉड हेडिंग्स। आज तो जबरदस्त हो गया, सारे आगे। अच्छा आगे चलें जी, फारिग कर दें यार खुदा के लिए, इसको तो समझ लें खुद ही। क्या कह रहे हो? इसको तो खुद ही समझ लें। क्या? डॉलेंस ने होंडा को चीजें बेची, डॉलेंस ने होंडा को चीजें बेची, डॉलेंस ने होंडा को चीजें बेची 500 रुपए की। बाद में ख्याल हुआ कि डेटर डेबिट कर लिया 500 से। असल में तो कास्टिंग एरर थी बिल में, बिल 550 का था। अब 50 रुपए का बिल दोबारा भेजें या 50 रुपए से बस डेटर डेबिट कर लें? 50 रुपए से डेटर डेबिट करें। अब डेटर डेबिट हो रहा है तो कौन सा नोट भेजने हैं? डेबिट नोट। तो अगर चीज की प्राइस बढ़ जाए, तो जब चीज बेची थी तो डेटर डेबिट किया था, अब चीज की प्राइस बढ़ गई तो डेटर डेबिट करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में अगर दुकानदार बिल गलत बना ले तो हम लड़ाई करने लग जाते हैं। लोग मानने वाले लोग भी होते हैं। तो उसने बिल में 500 लिखा था, बाद में दुकानदार ने कहा नहीं यार ये कास्टिंग एरर होगी है, आप 50 रुपए मुझे और दे देना। आप कहेंगे ठीक है यार कोई मसला नहीं, मैंने भी मरना है। चलिए पढ़ें जी। बल्कि कई दफा आप तो खुद बिल लेके चले जाते हैं दुकानदार के पास, यार ये तुमने कास्टिंग एरर कर दी थी, ये लो मेरी तो 1000 रुपया और पकड़ो, ये बिल में तुमने गलती कर दी थी। पढ़े जी। हाँ इंसान यार हद होगी, सारे ऐसे, अल्लाह का शुक्र है। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन, जहां कोई वैलिड रीजन हो, वेयर फॉर एनी, कोई भी वैलिड रीजन बन सकती है। द VOS मेंशन्ड इन बिल हैज इंक्रीज्ड, तो जो बिल पहले से इशू हुआ है उसकी प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई। या बिल की प्राइस तो नहीं बढ़ी लेकिन सेल्स टैक्स बढ़ गया। मिसाल के तौर पे सेल्स टैक्स कोई खास बंदा था, उस पर 18 लगाना था, आपने 17 लगा दिया, सेल्स टैक्स बढ़ गया। तो या प्राइस बढ़ गई चीज की, या क्या बढ़ गया? सेल्स टैक्स बढ़ गया। अब जिम्मेदारी किसके कंधों पे डालें यार? सेलर के कंधों पे। सेलर शैल इशू डेबिट नोट। जो सेल रिकॉर्ड करने की एंट्री है वही सेल बढ़ाने की एंट्री। द सेलर शैल इशू डेबिट नोट। इसमें क्या होगा यार? ये पढ़ लेंगे खुद ही, ये तो वही सारी चीजें हैं। ओके यार, इसमें हाईलाइट क्या करना है जो एग्जामिनर देखेगा? सप्लायर शैल इशू डेबिट। सप्लायर कौन सा नोट इशू करेगा? डेबिट नोट। ओके अगला पढ़ें यार। अगला पहले इस तरह का सिनेरियो बनेगा ना, ये देखें। जब हमने चीजें बेची तो क्या एंट्री की? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। जब हमने चीजें बेची तो क्या एंट्री की हमने? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अब सेल प्राइस कम हो गई है तो हम क्या एंट्री करेंगे? सेल डेबिट डन सेल। हम एंट्री करेंगे सेल डेबिट डेटर क्रेडिट। तो डेटर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है डेटर। आसान सा आज काम है, बस आज ही याद करना पड़ेगा जाके। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द VOS हैज डिक्रीज्ड, यानी कि जो ओरिजिनल बिल था उसकी निस्बत VOS डिक्रीज कर गया। हाईलाइट क्या करना है? सिर्फ जो मेन है सेलर के, हाँ सेलर के कंधों पे जिम्मेदारी है। द सेलर शैल इशू इन डुप्लीकेट का मतलब है ओरिजिनल उसको भेज देगा, डुप्लीकेट अपने पास रख लेगा। इशू विद द सेम पर्टिकुलर्स एज मेंशन्ड इन सब रूल 1। पर्टिकुलर्स वही होंगे सारे। पर्टिकुलर्स क्या होते हैं? इनको कहते हैं ना यार, इनको पर्टिकुलर्स भी कहते हैं, लिख लें, अभी पास पेपर के सवाल आएंगे ना। और इनको कंटेंट्स भी कहते हैं। पर्टिकुलर्स, कंटेंट्स, डिटेल, जो भी नाम रख लें इसका, पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है। पर्टिकुलर्स, कंटेंट्स, पिछले सफे भी दिए हैं काफी सारे वैसे।
अच्छा जी, जब डॉलर्स ने चीजें ओरिजिनली बेची होंगी तो टैक्स इनवॉइस भेजी होगी, सेक्शन 23 वाली, पिछले चैप्टर वाली। तो जब ओरिजिनल चीजें भेजी होंगी डॉलर्स ने तो क्या एंट्री की होगी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। लेकिन जब प्राइस कम करनी पड़ी तो अब डॉलर्स की एंट्री करेगा, डेटर क्रेडिट कर रहे तो कौन सा नोट भेजेगा, क्रेडिट नोट भेजेगा। इसकी ओरिजिनल कॉपी किसके पास चली जाएगी, इसकी ओरिजिनल कॉपी किसके पास, होंडा के पास, एक्सेलेंट। और डुप्लीकेट पढ़े, द ओरिजिनल कॉपी शैल बी सेंड टू होंडा, ओरिजिनल होंडा के पास चली जाएगी, एंड द डुप्लीकेट शैल बी रिटेन फॉर रिकॉर्ड बाय सेलर। तो डुप्लीकेट डॉलर्स अपने पास रख लेगा कॉपी। बस हर जगह ना एक रूल याद रखना है, क्या, जो नोट बनाने वाला है ना वो ओरिजिनल कॉपी अगले को दे देते हैं और डुप्लीकेट अपने पास रख लेते हैं। कंफ्यूजन आ रही है कोई आपको? चलें आगे। अगली बात भाईजान, अब किसने नोट बना के भेजा है, किसको, कौन सा नोट? एक दफा क्या भेजा था, इनवॉइस 500 रुपए की, और अब क्या भेजा है, क्रेडिट नोट कितने रुपए का, 20 रुपए का। उते देख रहे हो, उते देख रहे हो, वॉचिंग अबाव। तो पहले क्या बना के भेजा था, बिल। अब क्या बना के भेजा है, क्रेडिट नोट। अब होंडा, अब चीजें तो वापस आनी जानी कोई नहीं ना, चीजों की प्राइस कम हो गई है बस। अब होंडा पे एक जिम्मेदारी है, अब होंडा पे एक जिम्मेदारी है कि होंडा एक्नॉलेज करे। इधर लॉ मेकर को एक्नॉलेजमेंट याद आ गई। होंडा एक्नॉलेज करे, क्या करके, पुराने जमाने में ओके करके किया जाता था एक्नॉलेज, आजकल इस तरह किया जाता है। तो होंडा एक्नॉलेज करे, हाँ 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 गाय, आई हैव रिसीव्ड योर क्रेडिट नोट। लेकिन अब होंडा डेबिट नोट भेजेगा, क्योंकि होंडा तो ये एंट्री कर रहे हैं ना, क्रेडिट डेबिट परचेज क्रेडिट। लेकिन अब होंडा कौन सा नोट भेजेगा, तू बढ़ा, तू कम कर अपनी सेल, देख मैं कैसे परचेज कम करता हूं अपनी। तो यहां एक्नॉलेजमेंट लॉ मेकर को याद आ गई है, इधर एक्नॉलेजमेंट याद नहीं आई, इधर एक्नॉलेजमेंट याद नहीं आई, इधर एक्नॉलेजमेंट याद, इधर एक्नॉलेजमेंट याद आ गई है। तो इधर से एक्नॉलेजमेंट याद आ गया। अब एक्नॉलेजमेंट के तौर पे होंडा क्या भेजेगा, होंडा क्या भेजेगा, क्या भेजेगा, मेरे से ना पूछा करें, एंट्री देख के बता दें। ये वाला तो क्रेडिट नोट था ना, तो अब होंडा क्या भेजेगा, डेबिट नोट भेजेगा। क्रेडिट डेबिट हो रहा है ना, तो बोले सेलर विल इशू आ क्रेडिट नोट, डेटर का लफ्ज ना बोलो, सेलर विल इशू आ क्रेडिट नोट एंड बायर विल इशू आ डेबिट नोट एज एन एक्नॉलेजमेंट। ऐसे तीनों एक्नॉलेजमेंट याद आ गई। काश पंजाबी में किताबें होती, मजा यार। इन रिस्पेक्ट ऑफ केस फॉलिंग अंडर सब रूल 2, इन रिस्पेक्ट ऑफ केस फॉलिंग अंडर सब रूल, ये वाला ना यार, कौन सा वाला अबे भाईजान, इंक्रीज वाला नहीं, डिक्रीज वाला, इंक्रीज वाला नहीं, कौन सा वाला, डिक्रीज वाला। ये तो इंक्रीज वाला नोट है, ये ना, ये कौन सा वाला है, डिक्रीज वाला। तो डिक्रीज वाले के अंदर एक शर्त है, वो शर्त सुने बूथा ऊपर करके, नहीं उनको कहा जा रहा होता है जो हेड डाउन करके मोबाइल पे लगे होते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ केस फॉलोइंग अंडर सब रूल 2, द बायर शैल इशू आ, ऐसे तीनों रिस्पांस याद आ गया। हालांकि ब्लू टिक हो गए थे, काफी था, फिर भी तो कह रहे रिस्पांस चाहिए मुझे। इन रिस्पांस टू क्रेडिट नोट इशूड बाय डॉलेंस एज एन एक्नॉलेजमेंट, एज एन, आगे लफ्ज काट दें, एज एन एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट के तौर पे भेजो। नहीं इसमें रजिस्टर्ड ही होगा फिर ही भेजेगा ना, वरना तो नहीं भेजेगा। अच्छा इधर भाई हाईलाइट आपने पता क्या करना है, बायर शैल इशू आ, ये हाईलाइट, ये पाइजन, ये हाईलाइट करें करें करें। सेम डे डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड इन डेबिट नोट। डन डन, रेडी है पास पेपर्स के लिए, कम से कम 4 से 5 सवाल है पास पेपर के इसके, रेडी है, निकालूं चैप्टर 25 देखी जाएगी। कंट्रोल पेज डाउन आगे, ये मैं कैसे हाईलाइट करके लाया हूं, ये एक मोटरों वाला सवाल है। ओए हो, अब पेज नंबर नहीं बताऊंगा आज मैं, क्वेश्चन 55 निकाल लीजिए आप लोग, पेज नंबर वालों को छोड़े। 490 क्यों बता रहे हैं उनको, क्वेश्चन 55 निकालें, बस बात खत्म हुई। पॉइंट बी पढ़े जी, फर्क करें सवाल को जल्दी जल्दी। मुझे आपने नीचे लिख के देना है बंदे का नाम, कौन कौन सा नोट इशू करेगा, कौन कौन सा नोट इशू करेगा, नीचे ये 2 लाइनों में आपने मुझे लिख के देना। अंडरलाइन कर लें सेलर को और अंडरलाइन कर लें बायर को, सेलर और बायर का नाम अंडरलाइन कर लें पहले। आई के अपने सिनेरियो पे सवाल बनाने की नाकाम कोशिश की है।
समझ आ गया तो हाथ खड़ा कर दें। अच्छा सारे लोग अब पढ़ना छोड़ दें, इधर देखें भाई। ये ना असल में ना हमारे टोटल 4 सिनेरियोज हैं। एक है रिटर्न वाला सिनेरियो, एक है उस सिनेरियो का भी मैं नाम पढ़ दूं, एक है चेंज इन वीओएस और अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, चेंज इन वीओएस या अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, और एक है हमारा चेंज वाला सिनेरियो। चेंज वाले सिनेरियो में 2 हैं, प्राइस या प्राइस। इसमें 2 बंदों पे जिम्मेदारी डाली है, इसमें 2 बंदों पे जिम्मेदारी, एक्नॉलेजमेंट भी है। ये 2 सिनेरियोज हैं और 2 हमारे और हैं, रिटर्न बाय रजिस्टर्ड, रिटर्न बाय फहीम, रिटेन बाय अनरजिस्टर्ड। कितने टोटल सिनेरियोज हमने पढ़े हैं? 4। इसमें एक बंदे पे जिम्मेदारी है, इसमें एक बंदे पे जिम्मेदारी है, इसमें एक बंदे पे जिम्मेदारी है, इसमें 2 बंदों पे जिम्मेदारी है। ऐसा ही है। अच्छा, बाबर हु इज रजिस्टर्ड, इसको छोड़ें यार, इसका क्या करना है, अच्छी बात है। बाबर हैज सप्लाइड, तो बाबर सेलर है, हैज सप्लाइड, हैज परचेज तो नहीं लिखा हुआ, हैज सप्लाइड, बाबर सेलर हो गया। बाबर हैज सप्लाइड अ मोटर टू मुबारक, मुबारक तुझे मोटर मुबारक हो, 1 महीने के उधार पे। However, due to sharp decline in petroleum prices, however due to sharp decline in petroleum prices, 4 scenario, ठीक है जी। However due to sharp decline in petroleum prices, petroleum prices में sharp decline आ गया, the price of the motor has reduced by 10% in the local market। लेकिन चीजें उधार पे हैं, अभी पैसे पुसे कोई नहीं दिए हुए। अब उसने रिक्वेस्ट की, अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ बायर, बायर ने रिक्वेस्ट की, बाबा खुदा के लिए पैसे कम कर दें, मेरी जान निकल जाएगी। बाबर हैज फाइनली एग्रीड, बाबर ने कहा ज्यादा मिन्नतें ना किया कर, चल जा, मैं तो ये प्राइस कम कर देता हूं, मैं तो ये प्राइस क्या कर देता हूं, कम कर देता हूं। अभी हमने 21 का 2 पढ़ा था ना, 21 का 2 पढ़ा था, वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द वीओएस हैज डिक्रीज्ड, ये सिनेरियो है ना, द वीओएस हैज डिक्रीज्ड। अब भाई क्या पूछना क्या चाह रहा है यार, सेल्स टैक्स रूल्स की रोशनी में प्रोसीजर बताएं which may be followed by both parties to give effect to price change। price change का लफ्ज़ से तो उसने बता ही दिया, पीछे के सेक्शन में चेंज वाला पूछना चाह रहा हूं। to give effect to price change, both parties क्या करें, सब कुछ आएगा हमने खोल के रख दिया। both parties तो यहां करती हैं, यहां तो सिंगल पार्टी करती है, यहां भी सिंगल पार्टी, यहां भी सिंगल पार्टी, both parties क्या करें आप बताएं। in this case बाबर shall issue a क्रेडिट नोट, क्योंकि प्राइस कम हो रही है ना, तो ये एंट्री जहन में नहीं चाहिए, डबल जहन में हो जाए। इन दिस केस बाबर शैल इशू अ, एंड इन रिस्पॉन्स टू दिस नोट द होंडा द मुबारक शैल इशू अ डेबिट नोट इन एक्नॉलेजमेंट। इन एक्नॉलेजमेंट में कौन नोट इशू करेगा? पर्टिकुलर्स नहीं लिखने, 3 नंबर है, बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर, पर्टिकुलर्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप पर्टिकुलर्स लिखने की जरूरत नहीं है, सवाल में सवाल है डिस्क्राइब द प्रोसीजर। प्रोसीजर मैंने आपको अल्लाह का शुक्र है हाईलाइट करवाई में है, प्रोसीजर जरा मैं आपको दिखा दूं। प्रोसीजर ये वाला सिनेरियो तो हमारा है ही नहीं। प्रोसीजर है द बाबर शैल इशू अ क्रेडिट नोट, और प्रोसीजर है द बायर शैल इशू अ। लेकिन यारी बात है, यहां से आप उठा के लिखेंगे, ओरिजिनल कॉपी वाला लफ्ज पे लिखेंगे, ये सर शैल बी सेंट टू द बायर एंड ये सारा लफ्ज लिख के आएंगे, लेकिन आप बस ये पर्टिकुलर्स ऊपर वाले लिख के आएंगे। तो आप लिख के आएंगे वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द वीओएस हैज डिक्रीज्ड द बाबर शैल इशू अ क्रेडिट नोट, विद सेम पर्टिकुलर लफ्ज में लिखेंगे। द ओरिजिनल कॉपी शैल बी सेंट टू मुबारक एंड द डुप्लीकेट शैल बी रिटेन्ड फॉर रिकॉर्ड। ये नहीं लिखेंगे इन केस ऑफ सब रूल फॉलोइंग, बस ये लिख देंगे। नाउ द बायर शैल आल्सो इशू अ in response to credit note issued by Mubarak as an acknowledgement. Same details will be provided in the debit note. इसका जवाब कितने लोग लिख के लाएंगे घर से? इसको ना लिख के ट्राई कीजिएगा एक दफा। जी भाईजान, पॉइंट बी, पेज 488, क्वेश्चन 43 का पॉइंट बी। लिस्ट डाउन द पर्टिकुलर्स टू बी मेंशन्ड। आप क्या पूछ लिया उसने? सिनेरियो ढूंढे। भाई सिनेरियो कौन सा है, चेंज का या चीजें वापस हो रही हैं? चेंज का। जरा चेंज के सिनेरियो देख के आते हैं कौन से हैं। भाई ये जो चेंज के सिनेरियो है ना,
अच्छा, ये जो चेंज के सिनेरियो है ना वो ये वाले हैं, चेंज के सिनेरियो ये वाले हैं, और इसका रेफरेंस बनेगा 21 का 1 और 21 का 2। बल्कि अगर आप खुल के बात करें ना तो फिर मैं भी आपसे खुल के ही बात करता हूं। रूल 21 का 1, रूल 21 का 2 और रूल 21 का 3 चेंज है। रूल 21 का भाई लिख लो थोड़ी, मैं पढ़ ले बंदा जुतिया ना जी। भाई नीचे ले ले, हम पढ़ते हैं। अच्छा कोई नहीं यार, नेचुरल है, हद होगी, इंसान है, आती है, रोका ना करें, अंदर ही अंदर। ओके भाई, हाँ भी रिकॉर्ड तोड़ दे, किसी दिन जैकेट पहन के भी आ जाए, बाजू आके बाहर ही निकले होते हैं रोजाना। अच्छा, पेज 488 पॉइंट बी, लिस्ट ऑन द पर्टिकुलर्स टू बी मेंशन ऑन डेबिट नोट इशूड बाय सेलर। डेबिट नोट इशूड बाय सेलर। अच्छा, पहली तो बात है ना, उसने लफ्ज लिख दिया चेंज। जब चेंज उसने लिख दिया ना तो हमारी आंखें सिर्फ इधर हैं। अगला सवाल उसने पूछा डेबिट नोट इशूड बाय सेलर। सेलर ये है और सेलर ये वाला डेबिट नोट इशू करता है, ये तो बाहर करता है। तो जब उसने लिखा चेंज तो हमने सोचा सिर्फ तीसरा चौथा। फिर उसने लिखा डेबिट नोट बाय सेलर। जब उसने लिखा सेलर तो हमने कहा सिर्फ ये वाली साइड। फिर उसने लिखा डेबिट नोट, ने कहा ये, दोबारा बार बार बोले। जब उसने लिखा चेंज तो हमने कहा ये दोनों, ये दोनों। फिर उसने लिखा सेलर, हमने कहा इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। वो जो खेलते खेलते ऑप्शंस कम होती रहती हैं। फिर उसने पूछा डेबिट नोट, तो ये वाला सिनेरियो बचा। तो 21 के 1 में पर्टिकुलर्स ढूंढ लेते हैं कौन से हैं। ये हैं 21 के 1 के पर्टिकुलर्स, ये वाले लिख के आने। अब बताएं, टाइम देना पड़ेगा ना जरा, चीजों का थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। चीजें बड़ी आसान आसान सी हैं, बस 1-2 मिनट एंट्रीज को जरा दो तीन दफा लिख लीजिएगा अपने हाथों से एंट्रीज, ताकि याद रहे कौन क्या इशू करता है। ऐसे ना आपकी फिंगर टिप्स पे हो कौन क्या नोट इशू करता है। ये जो मैंने स्काई ब्लू में हाईलाइट किया सारा, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, किस सिनेरियो में कौन क्या नोट बना के देता है। चलिए आगे, ठीक है, रखें काम। ओ भाई और कोई सवाल नहीं यार, होंगे सवाल, ऐसा हो नहीं सकता। चलें ठीक है, बाकी कल सही। अच्छा, ये रेफरेंसिंग सबने कर लिया, जरा देख लें। इन दोनों सिनेरियोस का नाम क्या है? रिटर्न। और इन दोनों सिनेरियोस का नाम चेंज। चेंज में ये प्राइस इंक्रीज वाला सिनेरियो है और ये डिक्रीज। अच्छा, 20 की हेडिंग क्या है? कैंसलेशन और रिटर्न। और इसकी हेडिंग ना यार, इसमें देखें ना, इसमें दो चीजें हैं भाईजान, इधर देखें, ये जरा लिख लें। इसमें दो चीजें हैं, 200 जमा 34, ठीक है जी, 200 जमा 34। फर्ज करें ये 200 जमा 34 हो गया 300 जमा 51 बनेगा ना। ये वाला सिनेरियो भी यहां कवर हो रहा है और एक और सिनेरियो भी कवर हो रहा है। फर्ज करें चीज पे टैक्स बढ़ गया, तो इसमें दोनों सिनेरियोस कवर हो रहे हैं। पहला क्या, वीओएस भी बढ़ सकती है और वीओएस सेम रह के टैक्स भी बढ़ सकता है। इधर मैंने 200 को 300 कर दिया तो क्या बढ़ाई? वीओएस। ये तो ऑटोमेटिकली बढ़ना ही था ना, ये तो फिर बढ़ना ही था। इधर मैंने वीओएस बढ़ाई, इधर मैंने वीओएस बढ़ाई या वीओएस सेम रखी। तो फर्ज करें ये कोई ऐसी हार्मफुल चीज थी जिसपे एक्स्ट्रा टैक्स लगना था, तो फिर 34 रुपए की बजाय 36 रुपए लगना था। तो ये सेक्शन दोनों सिनेरियोस को डील करता है। नंबर 1 मे बी चेंज इन वीओएस एंड मे बी चेंज इन टैक्स। इधर वीओएस बढ़ी और इधर टैक्स बढ़ा। ओवर।